सो hey guys, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल. इट्स कंसेप्चुअल. सो आज हम शुरुआत करेंगे ब्लड फार्माकोलॉजी के बारे में. सो विल स्टार्ट विद द ब्लड फार्माकोलॉजी. थोड़े से कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, फिर हिपेरिन है, वॉरफेरिन है, उनके बीच का डिफरेंस है. वो हम धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में जैसे 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 होता चला जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज़ ब्लड फार्माकोलॉजी. तो ब्लड फार्माकोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे वैस्कुलर डिसीज़ जो भी होता है, या फिर क्लॉट्स हो जाते हैं, या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है, या फिर हमारी ब्लड की कोगुलेटिव कैपेसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उससे क्या डिसऑर्डर्स होते हैं और हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं अलग अलग वेस्कुलर कंडीशंस में या फिर वेस्कुलर पैथोलॉजी में, तो वो हम देंगे, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन दैट इज़ हेपेरिन. तो आज हम हिपेरिन की बात करेंगे, फिर आने वाले वीडियोस में हम हिपेरिन और वॉरफेरिन के डिफरेंसेस भी देखेंगे, एंड वॉरफेरिन को भी हम अलग से ले लेंगे, ठीक है. सो बेसिकली आपको एक आइडिया बिल्डअप हो जाएगा फिर कि क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है. सो एंटीकोगुलेंट्स में दैट इज़ लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन्स, ओके, उसको हिपेरिन्स भी बोलते हैं. तो एंटीकोगुलेंट्स की भी डेफिनेशन क्या है? थेरेप्यूटिक इंटरफेरेंस दैट इज ब्लड थिनिंग विद द क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म. तो एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो ब्लड थिन करते हैं, और ब्लड थिन की वजह से क्या होगा कि जो थ्रोम्बोसिस या फिर एम्बोलिज्म हो रहा है, ठीक है, तो वो नहीं होगा. एंड व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, वो मैं आपको पैथोलॉजी में बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी क्लॉट होता है या फिर प्लेटलेट प्लग बनता है, तो इट विल कॉज सम एम्बोलिक, जो छोटा सा प्लेग टाइप बन जाता है, एंड दैट विल कॉज द एम्बोलिज्म, एंड दैट विल कॉज द ब्लॉकेज, या बोल सकते हैं स्टक हो जाएगा वो, और उसकी वजह से ब्लड ढंग से फ्लो नहीं कर पाएगा, एंड विल लीड टू द सर्कुलेटरी डिजीज़ या फिर सर्कुलेटरी सिंड्रोम्स हो सकते हैं उससे, ठीक है. सो हिपेरिन भी दो तरह के होते हैं बेसिकली, दैट इज़ अनफ्रैक्शनेटेड एंड लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन, ओके. तो अनफ्रैक्शन हिपेरिन को यूएफएस भी बोलते हैं, एंड लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन को एलएमडब्ल्यूएच भी बोलते हैं. एंड जो सेकंड टाइप का दैट इज़ द एंटीकोगुलेंट, दैट इज़ द वॉरफेरिन, ओके. ऑल यूज टू ट्रीट एज वेल एज प्रिवेंट आर्टेरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस एंड ऑल आर ऑल्सो नोन एज द एंटी थ्रोम्बोटिक्स. उनको एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग भी बोलते हैं बिकॉज थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है. सो हम बात करते हैं सबसे पहले हिपेरिन की. What is heparin? Heparin is parenteral anticoagulant, naturally occurring glycosaminoglycan. Okay, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लेंथ मॉलिक्यूल्स, एंड जो उनके लेंथ मॉलिक्यूल्स होते हैं अनफ्रैक्शन की, वो एवरेज 50 होते हैं, एंड जो लो मॉलिकुलर वेट होता है वो 15 से 20 मॉलिक्यूल के लेंथ से बनी होती है, ओके. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? मेन आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए ढंग से, ठीक है, ओके. सो इन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा एंटी थ्रोम्बिन. तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करना है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बोक्सिन E2 का फॉर्मेशन है, जो बेसिकली थ्रोम्बोसिस करवा रहा है, तो उनका फॉर्मेशन कम करना पड़ेगा या उनको ब्लॉक करना पड़ेगा, सिंपल है. तो उसको प्रिवेंट करेगा, एंड इनहिबिट्स द एक्टिव क्लॉटिंग स्पेशली ऑफ फैक्टर्स 2 एंड फैक्टर्स 10A. तो ये हम पूरा पाथवे पढ़ेंगे, उसमें फैक्टर 2A एंड फैक्टर 2 एंड 10 को प्रिवेंट करेगा. E का मतलब है एक्टिवेटेड फॉर्म, ओके. एंड जो लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन होता है वो 10 को करेगा, एंड जो अनफ्रैक्शनेटेड है वो 2 एंड 10 को. नॉर्मली हिपेरिन ऐसे काम करता है, ठीक है. तो बेसिकली जो ये मैंने लिखा है इधर पे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन, आपको पूरा पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है. तो बेसिकली इधर क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक सिस्टम पहले देख लेते हैं. तो 12 से वो एक्टिव हुआ, फिर उसने 11 को एक्टिवेट किया, फिर 11 ने 9 को एक्टिवेट किया कैल्शियम के प्रेजेंस में, एंड फिर 9 8 और फॉस्फोलिपिड्स की वजह की मीडियम से फिर 10 को 10A में एक्टिवेट करा, जहाँ पे दिस इज़ द साइट वेयर द हेपेरिन इनहिबिट्स द 10 एक्टिवेटेड फैक्टर, ठीक है. एंड फिर 10 फिर 5A 10A एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स, वो पूरा बनाएंगे थ्रोम्बोनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है. तो वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ द फैक्टर 2, ओके. तो फैक्टर 2 को भी
इनहिबिट करेगा, मतलब 10 को भी इनहिबिट किया एंड 2 को भी इनहिबिट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा मैकेनिज्म। फिर उससे क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना वो क्या करेगा कि वो फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फॉर्म में जो सॉल्युबल फॉर्म है। फिर जो 13 फैक्टर है वो क्या करेगा, सॉल्युबल को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, और उससे वो फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेंगे एंड फिर मैशवर्क भी धीरे धीरे, एंड इट विल बी लीड टू द थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। तो वो हमने 2 और 10A को अटका दिया तो ये सब पूरा जो फाइब्रिन मैशवर्क बन रहा था वो नहीं बनेगा, एंड वो अगर नहीं बनेगा तो प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा, एंड प्लग नहीं बनेगा तो इट विल प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द थ्रोम्बोसिस। ओके, ये साइड में आप एक देख रहे हैं इनहिबिशन ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस, तो ये भी एक अलग पाथवे चलता है, डेट इज देखिए 2 में है, एक तो प्लाज्मिनोजन फाइब्रिन फेज है एंड प्लाज्मिनोजन का फ्लूइड फेज है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हुए प्लाज्मिन में, फिब्रिन सरफेस और फ्लूइड सरफेस में, और जो फिब्रिन सरफेस है वो मैशवर्क में कन्वर्ट मदद कर रहा है, एंड जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वो दोनों को एनहेंस कर रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी में बढ़ा रहा है। एंड PA का मतलब है दैट इज़ द प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो प्लाज्मिनोजन है वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने के लिए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की मदद से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो भी सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे, इनहिबिशन करेंगे फाइब्रिनोलाइसिस का, तो मतलब फाइब्रिनोलाइसिस को इनहिबिशन करेंगे, मतलब उसको लाइस करने से रोकेंगे, मतलब फाइब्रिन का मैशवर्क बनाएंगे। बट हमको ये नहीं चाहिए, बिकॉज हमको थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको रोकना पड़ेगा ये पाथवे। तो हम कहाँ रोकेंगे, दैट इज़ बाय द हेपेरिन। वो कहाँ कहाँ मारेगा, जो अनफ्रैक्शन है वो 2 है, 2, एंड दैट इज़ द प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकेगा, एंड जो 10 फैक्टर है उसको भी रोकेगा, एंड जो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज़ 10A में बेटर काम करता है। एंड एक्सटेंसिक पाथवे में क्या है कि टिश्यू इंजरी हमको कोई भी होती है तो 7 से 7 फैक्टर एक्टिवेट होता है, एंड फिर दैट विल लीड टू द डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ द 10 to 10 है। तो उधर पे भी सेम, मतलब एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे जो बॉक्स दिख रहा है वो कॉमन पाथवे है, ठीक है। बट हमको याद रखना है कि 12 से 11, 11 से 9 एंड 9 से 10, ठीक है, इंट्रिंसिक में, एंड एक्सटेंसिक में 7 से डायरेक्ट 10। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट जो भी है तो ये पूरा हिपेरिन एंड का इसमें ही लाई करता। अगर आपने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ लिया तो बेसिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वही है कि 2 and 10 फैक्टर्स को इनहिबिट करता है वो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द, अब हम बेसिकली दोनों को अलग अलग से ले लेते हैं, ठीक है, कि लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन एंड अनफ्रैक्शन हिपेरिन को अलग अलग से देखेंगे हम और कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो डिफरेंस देख ले थोड़ा सा। तो रूट क्या है अनफ्रैक्शन का, दैट इज़ IV रूट है, ठीक है, तो मतलब इमरजेंसी कंडीशन में दे सकता है। एंड लो मॉलिक्यूलर वेट इट इज़ द सबक्यूटेनियस। बायोअवेलेबिलिटी अनफ्रैक्शनेटेड की पुअर है एंड लो मॉलिक्यूलर वेट की गुड है। मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स एंड मोस्टली रीनल अनफ्रैक्शनेटेड का, एंड दोनों का मतलब सिमिलर ही है, प्रेडिक्टेबल एंड रीनल होता है। एंड T हाफ किसकी ज़्यादा है, दैट इज़ द लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन के। ओके, 4 to 6 आवर दैट इज़ एंड अनफ्रैक्शनेटेड है, उसकी 1 to 2 आवर्स है। ओके, अब हिपेरिन की इंडिकेशंस की कौन कौन से कंडीशंस होंगे वहाँ पे हम देंगे हिपेरिन्स। ओके, सो एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी विथ रैपिड ऑनसेट या ऑफसेट, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो उसमें हम दे सकते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया तो बेसिकली हमको थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करना है, तो उसके वजह से हम दे सकते हैं। ओके, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जहाँ पे प्लेक्स बन जाते हैं वहाँ पे अगर हमको फाइब्रिनोलाइसिस करवाना है तो हम उधर पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में फिर अदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट्स। अब ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट्स होते क्या है, तो वो क्या होता है कि बेसिकली कोई भी हार्ट या लंग जब मेंटेन करता है सर्जरी के वक्त कोई भी सर्कुलेशन को, दैट इज़ द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन, ठीक है। तो हमारी कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी होती है तो हार्ट तो काम नहीं कर रहा, तो मशीन की वजह से उसको कंट्रोल करते, दैट इज़ द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट्स। ओके, तो उसमें भी वो यूज़ होता है, ठीक है, ताकि ब्लड विस्कस बन के थ्रोम्बोटिक क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसिस ना हो जाए उसका, तो उसकी वजह से हिपेरिन उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। फिर वारफेरिन इज़ अनसुटेबल स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट विल कॉज द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, ठीक है।
एंड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द वीनस थ्रोम्बोसिस। ओके, तो बेसिकली क्या क्या इंडिकेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कोरोनरी सिंड्रोम्स में, फिर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में, फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट्स में, फिर वीनस थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ये सब में यूज़ होता है। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, दैट इज़ देखो, ब्लड थिनिंग है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लीडिंग को भी बढ़ाएगा। हेपेरिन आर कॉन्ट्राइंडिकेशन इन इंडिविजुअल एट्स हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कॉशन एंड डोज रिडक्शन इन रीनल एम्पेयरमेंट। तो ज़्यादा देर तक हम प्रोफाइलैक्सिस करेंगे तो इट विल कॉज द रीनल एम्पेयरमेंट, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि रीनल मेटाबॉलिज्म में भी हमने देखा कि मोस्टली रीनल, तो ज़्यादा देर तक अगर एक ही ड्रग लेते रहे तो इट विल कॉज द रीनल इम्पेयरमेंट। ओके, अब हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एसोसिएटेड विद द थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो हिपेरिन क्या कि प्लेटलेट्स के नंबर को भी घटाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि आपने सर्कुलेटरी पाथवे में देखा कि इंट्रिंसिक एंस्ट्रिक्शन पाथवे, ये सब जो भी फाइब्रिनोलाइटिक, वो दैट विल एक्टिवेट द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से, बट वो बनने ही नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेटलेट जब अपना काम ही नहीं कर पा रहे तो दैट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन, मोर एंड मोर डिस्ट्रक्शन, बिकॉज हिपेरिन उसका भी करेंगे डिस्ट्रक्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दैट इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स। ओके, ठीक है, द थर्ड वन इज द स्किन रिएक्शन, लोकल ब्लीडिंग एंड हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा। ओके, फिर हाइपर कैलेमिया हो सकता है, मतलब इंक्रीज इन द पोटेशियम आयन इनहिबिट्स द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। अब एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन नहीं इनहिबिट कर देगा तो क्या नहीं होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन नहीं होगा, एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, एंड दैट विल कॉज द रीनल इम्पेयरमेंट। तो रीनल इम्पेयरमेंट का रीजन भी आपको मिल गया, बिकॉज हाइपर कैलेमिया की वजह से एल्डोस्टेरोन इनहिबिट हो रहा है, एंड एल्डोस्टेरोन इनहिबिट हो रहा है तो फिर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगा, तो सिंपल सी बात है, इट विल लीड टू द रीनल इम्पेयरमेंट। इजंट दैट ग्रेट? द फिफ्थ वन इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो कॉज द बोन डैमेजेस। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या है कि अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन इज मोर यूज देन द लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन। तो मतलब इमरजेंसीज में ऑब्वियस सी बात है हम अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन ही देंगे। ठीक है, बिकॉज आईवी हम दे सकते हैं उसको, एंड जो आउट पेशेंट होते जो सर्जरी के बाद, तो हम उसको हिपेरिन प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में हम लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन दे सकते हैं, एंड जो इमरजेंसीज में या फिर सर्जरीज में हमको ट्रीट करना तो वी विल गिव द अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन। ओके, ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेबोरेटरी मॉनिटरिंग पे कि हम अगर मेंटेन करना ही है तो कैसे करेंगे। ओके, सो एक बार हमने इन्फ्यूज़ कर दिया या फिर ट्रीटमेंट चालू कर दी तो हमको मेजर करने पड़ेंगे लेवल्स। ठीक है, तो हम कैसे लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे? सो अनफ्रैक्चर्ड हिपेरिन का हम वो क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बिन 2A कॉज द इंक्रीज इन द APTT एंड PT। तो APTT क्या है? दैट इज़ द एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो हमने देखा था कि जो इनहिबिशन ऑफ फाइब्रोलाइसिस था उसको वो मतलब अटका रहा था। ठीक है, तो वो मतलब प्लाज्मिनो जन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने से वो रोक रहा था। ठीक है, तो वो बेसिकली वो टाइम बढ़ेगा, एंड जो प्रोथ्रोम्बिन का टाइम था, बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, बिकॉज हमने देखा, हम ऊपर देखिए मैंने आपको समझा पहले भी कि जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट ही नहीं होगा, बिकॉज 10A इनहिबिट हो गया, तो उसकी वजह से टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो इट विल इंक्रीज द टाइम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, APTT इज़ द बेस्ट मेजर टू ऑफ हिपेरिन इन थेरेप्यूटिक एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी रेंज। ठीक है, तो एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी रेंज उसकी अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन की उसका बेस्ट मेजर है कि एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज APTT रेशियो, दैट इज़ द पेशेंट का APTT अपॉन नॉर्मल APTT, दैट इज़ द एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, उसका रेशियो ले लेंगे, उसकी वजह से हम पता चल जाएगा कि अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो लेवल कितना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन दैट इज़ IV बोलस, दैट इज़ 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स, IV इन्फ्यूजन होगा दैट इज़ 15,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ओवर 12 आवर्स। चेक APTT रेशियो बिकॉज इट इज़ द बेस्ट। ठीक है, 4 आवर्स आफ्टर स्टार्ट एंड एवरी डोज चेंज। ठीक है, तो मतलब अगर एक बार स्टार्ट की थेरेपी तो उसके एवरी डेज चेंज में हम उसका नोट करते रहेंगे कैसा है। फिर डेली इन्फ्यूजन रेट स्टेबल एंड चेक प्लेटलेट काउंट 4 days आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, बिकॉज इट में लीड टू द हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हमने देखा कॉन्ट्राइंडिकेशंस सॉरी ADR में तो हो सकता है, उसकी वजह से वी विल ऑल्सो काउंट द प्लेटलेट्स।
थेरेप्यूटिक टारगेट रेंज कितनी की ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस में 1 to 2.5। फिर एट्रियल थ्रोम्बोसिस या फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट्स में यूजुअली इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो बेसिकली हमको क्या मेजर करना है, दैट इज़ द APTT रेशियो, हमको वो मेजर करना है एंड मेक श्योर कि वो रेंज में रहे, ठीक है, ज़्यादा भी ना हो एंड कम भी ना हो, तो उससे हम लेबोरेटरी उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन की। तो आप याद रखेंगे अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन में APTT, दैट इज़ द एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ओके, अब नेक्स्ट इज़ द लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन। ओके, तो इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10 है, तो जो कॉमन पाथवे था, जो उधर पे प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था वही था, ठीक है, तो उधर पे 10A को इनहिबिट कर रहा था, विल ऑल्सो कॉज द इंक्रीज इन APTT एंड PT। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड द एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वो दोनों इंक्रीज करेगा, बट एट थेरेप्यूटिक एंटी थ्रोम्बोटिक लेवल्स देयर इज इनसफिशिएंट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट टू कॉज द इंक्रीज इन द क्लॉटिंग टाइम्स। ठीक है, तो इसके थेरेप्यूटिक लेवल्स पे इनसफिशिएंट कोगुलेंट इफेक्ट हमको शो होगा, दैट मतलब क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज करने का जो इफेक्ट होगा वो इनसफिशिएंट शो होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम APTT ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन की बात कर रहा हूँ मैं इधर पे। एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय द एंटी 10A ऐसे, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो 10A जो जितना इनहिबिट हुआ है, जो एक्टिवेटेड है, ठीक है, मतलब जितना, तो उसका हम ऐसे करेंगे, फिर उसके लेवल्स हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं, मॉनिटरिंग विथ एंटी 10A ऐसे ओनली इफ़ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और रीनल फेलियर। तो हम उसके लेवल क्यों मेजर करेंगे एंटी 10A ऐसे, बिकॉज 10A को इनहिबिट करा था मोस्टली, और हमने बोला था बेटर ऑप्शन है लो मोलिकुलर वेट 10A को इनहिबिट ज़्यादा अच्छे से करता है। सो 10A जो एक्टिवेटेड है तो एंटी 10A हम करेंगे, तो हम अगर इंक्रीज लेवल है तो अच्छी तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इनएक्टिव 10 है फैक्टर तो वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो वी कैन मॉनिटर वाया दैट। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में हमने इधर पे IV बोलस के बारे में पढ़ा था अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में एम्पेरिक प्रोफाइलेक्सिस एंड वेट एडजस्टेंट ट्रीटमेंट रेजिम्स। ओके, एंड एग्जाम्पल इज द एनेक्सोपेरिन 40 mg subcutaneous once daily in the venous thrombolytic prophylaxis and 1.5 mg per kg subcutaneous once daily venous thrombosis treatment में, तो प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट में दोनों में यूज़ होगा, एंड 1 मिलीग्राम पर kg इन प्रेगनेंसी। अब अगर हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवर एंटीकोगुलेशन होगा, एंड ओवर एंटीकोगुलेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, दैट इज़ माइल्ड और मॉडरेट ब्लीडिंग, दैट इज स्टॉप अनफ्रैक्शनेटेड और लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। तो ओवर एंटीकोगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए हमको दोनों को रोकना पड़ेगा। लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग में ऑल्सो कर स्टॉप, उसके अगर वो हो रही है तो स्टॉप दोनों, एंड प्रोटामिन इन IV देंगे, दैट इज़ 1 mg पर 100 इंटरनेशनल यूनिट हिपैरिन गिवन इन लास्ट और मैक्सिमम 40 mg। ठीक है, तो हर एक इंटरनेशनल 1 mg जैसे कि हमने 5000 डाली, ठीक है, तो 100 पे हम एक देंगे, तो हम वी विल गिव अराउंड 50 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्रोटामिन IV। ठीक है, दैट कैन प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग्स। ठीक है, एक्सपेक्ट रिपीट ट्रीटमेंट टू बी नीडेड, मतलब जैसे जैसे सीवियरिटी होगी वैसे वैसे वी विल ट्रीट विद द प्रोटामिन। तो हम बोल सकते हैं एंटीट्यूड है एक हिपैरिन का। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द हिपैरिन। हमने देखा दोनों लो मोलिकुलर वेट एंड लेबोरेटरी वेट। तो अनफ्रैक्शनेटेड को APTT दैट इज द एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम उससे मेजर करेंगे, एंड जो लो मोलिकुलर वेट है उसको एंटी 10 है ऐसे से हम लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, तो एंड इमरजेंसीज में अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन बिकॉज IV एंड वो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ज़्यादा है और उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा, तो उसकी वजह से सर्जरीज में मेनली अनफ्रैक्शन एंड प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। ठीक है, फिर उसका मेनली तो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखेंगे, एंड वॉरफेरिन में भी मैं आपको ये सेम डायग्राम बताऊंगा, जिससे कि वॉरफेरिन में भी सेम आप जानेंगे कि सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस। ठीक है, सो मैं ये पूरा का पूरा PDF अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो गाइस उधर पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज थोड़े दिनों बाद मैंने वीडियोस बनाई है, बट बिकॉज
थोड़ा सा बीच में अभी नए टॉपिक्स कवर करना है, उसके बारे में नोट्स बनाना एंड वही आपको एक वे में रिप्रेजेंट करना, दैट वाज माय मेन इंटेंशन। सो इतने दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा गाइस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।